ट्रंप प्रशासन के लोग ईरान को हराने के लिए नए सहयोगी तलाशने में जुट गए। ट्रंप के करीबी रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम को ही देख लीजिए, उन्होंने सऊदी अरब को युद्ध में शामिल होने की धमकी दे दी। लिंडसे ग्राहम कह रहे हैं कि सऊदी अरब ईरान के हमलों को रोकने के लिए अपनी सेना का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। क्यों भाई, तुम तो दुनिया की नंबर 1 सेना हो, मारो ना, तुमको सऊदी की सेना क्यों चाहिए? कह रहा है कि जबकि रियाद में ईरान के लगातार हमलों की वजह से अमेरिका को अपना दूतावास खाली करना पड़ा है। ऐसे में लिंडसे ग्राहम ने सऊदी अरब को अमेरिका के साथ हुई डिफेंस डील की याद दिलाई और कहा कि अमेरिका आतंक को खत्म करने के लिए अरबों डॉलर खर्च कर रहा है, लेकिन सऊदी अरब सिर्फ बयानबाजी कर रहा है। यही नहीं, लिंडसे ने सऊदी अरब को युद्ध में सेना नहीं उतारने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। गजब गुंडई चल रही है भाई अमेरिका की, गजब। एक तो सऊदी अरब हो, कतर हो, यूएई हो, जो भी ये खाड़ी देश हैं, वो अमेरिका की वजह से फंसे पड़े हैं। उसमें इनका राष्ट्रपति नौटंकी कर रहा है कि मैंने वहां सब खत्म कर दिया, और राष्ट्रपति का सलाहकार कह रहा है कि सऊदी अरब इसमें सेना क्यों नहीं भेज रहा है, बहुत बुरा परिणाम होगा। अरे जब सब खत्म ही कर दिए तो सऊदी की सेना तुमको चाहिए क्यों? ऐसे तो बहुत तुम पूरी दुनिया में दिखाते हो कि अमेरिका की सेना के सामने कोई टिक नहीं सकता, तो लड़ो ना अकेले। इजराइल तुम्हारे साथ है, वो कम पड़ रहा है। आप देखिए कि दुनिया भर में हेकड़ी दिखा रहे ट्रंप का ईरान युद्ध की वजह से क्या हाल हो चुका है। ट्रंप के सीनेटर ने सऊदी अरब को युद्ध में उतरने की धमकी दी, जिस पर यूएई के अरबपति खलफ अहमद अल हफ्तूर ने पलटवार किया। अरबपति हफ्तूर ने कहा कि वो अच्छी तरह जानते हैं कि सऊदी अरब पर हमला क्यों हो रहा है, और ये भी जानते हैं कि किसने पूरे मिडिल ईस्ट को इस खतरनाक युद्ध में घसीटा है, वो भी बिना उन लोगों से सलाह लिए जिन्हें वो इस क्षेत्र में अपना सहयोगी कहता है। आगे हफ्तूर ने कहा कि सऊदी अरब को ऐसे किसी शख्स की जरूरत नहीं है जो ये दावा करता है कि वो हमें बचाने मिडिल ईस्ट आया। सच्चाई यह है कि अमेरिका के जल्दबाजी भरे फैसलों ने मिडिल ईस्ट को युद्ध में उलझा दिया है। हफ्तूर ने कहा कि मिडिल ईस्ट के देश ईरान को खतरा मान सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बाहरी ताकतों की तरफ से शुरू किए गए युद्ध में शामिल होने के लिए खुद तैयार हो जाएं। आखिर में हफ्तूर ने कहा कि सऊदी अरब को अमेरिका की सुरक्षा की जरूरत नहीं है। अमेरिका सऊदी अरब से दूरी बनाए रखे। अगर हथियार की बात है तो यह किसी तरह का कोई एहसान नहीं है। सऊदी अरब अपनी सुरक्षा के लिए निवेश करता है, इन हथियारों के लिए अरबों डॉलर खर्च करता है। तुम कोई फ्री में थोड़ी दे रहे हो। यह एक बड़ा ट्रेड और इंडस्ट्री है जो इस तरह के सौदों पर ही टिका है। यानी अब खाड़ी देशों के लोग ही डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को उनकी हैसियत याद दिला रहे हैं कि तुम्हारे वजह से हम फंसे हुए, हमको ज्ञान मत बांटो, और हथियार दिए हो तो एहसान नहीं किए, पैसा लियो भर भर के। तो ये तो हाल है अमेरिका का। लेकिन हमारे देश की पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, आप जरा इसका चैप्टर देखिए। शराब घोटाले की पिक्चर अभी बाकी है। हाईकोर्ट में वो हुआ कि केजरीवाल एंड टीम की नींद उड़ जाएगी क्या? बंगाल चुनाव के पहले ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से कैसे झटका लगा? एसआईआर पर बन रहे सारे माहौल की हवा निकल गई है क्या? अब इसका चैप्टर। शराब घोटाले में जब केजरीवाल और उनकी टीम को निचली अदालत से छूट मिल गई तो उन्होंने खूब जश्न मनाया, लेकिन अब पूरा खेल फिर से पलटता दिख रहा है। जिस केस में केजरीवाल के लोग जश्न मना रहे थे, अब हाईकोर्ट ने उसी केस में केजरीवाल एंड टीम के जश्न पर पानी फेर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट में जो कुछ हुआ वो बता रहा है कि शराब घोटाले की पिक्चर अभी बाकी है। जो केजरीवाल लोअर कोर्ट के फैसले को ईमानदारी का मेडल बता रहे थे, हाईकोर्ट में ऐसा क्या हुआ कि केजरीवाल और उनकी टीम की नींद उड़ जाएगी, आज इसके बारे में बताऊंगा। साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि ममता बनर्जी क्यों परेशान है। केजरीवाल को हाईकोर्ट से झटका लगा है, तो ममता बनर्जी को किस बात का सुप्रीम कोर्ट से झटका लग गया, आज इसका भी चैप्टर खोल रहा हूं। दोनों का इस दोनों खबरों की एक झलक देखिए, फिर आगे की बात बताता हूं। सड़क पे बैठी हुई है मुख्यमंत्री, धरना पे बैठी हुई है। गणेश कुमार को आत्मचिंतन और आत्ममंथन करना चाहिए। इस बार जनता उसका एक एक पाई का हिसाब लेगी। एसआईआर के मुद्दे पर धरने पर बैठी ममता बनर्जी की मुश्किल कैसे बढ़ गई वो बताऊंगा, लेकिन पहले अरविंद केजरीवाल की बात। दिल्ली शराब घोटाले के आरोपों में घिरे अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत ने बरी कर दिया। इससे वो बड़े उत्साहित थे, उनके अच्छे दिन शुरू हो गए थे, वो फिर से पॉलिटिक्स में एक्टिव हो गए थे। केजरीवाल की वापसी की बातें होने लगी थी, जश्न मनाया जा रहा था। केजरीवाल ने तो यहां तक कह दिया कि कोर्ट कह रहा है कि वो कट्टर ईमानदार हैं। लेकिन जब सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी तो अरविंद केजरीवाल के दावों की हवा निकल गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई की याचिका पर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और 21 दूसरे आरोपियों को नोटिस जारी कर दिया है, जिन्हें ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया था। आरोपियों को नोटिस जारी करने का मतलब है कि केस पूरी तरह बंद नहीं हुआ है और अब दोबारा से पूरे मामले की सुनवाई होगी, जो केजरीवाल के लिए मुश्किल ला सकती है, क्योंकि
आप देखिए कि हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले पर क्या कहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि गवाहों और अप्रूवर के बयानों के बारे में ट्रायल कोर्ट की टिप्पणियां पहली नजर में गलत हैं और उन पर विचार करने की जरूरत है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन अधिकारी पर गलत जांच करने और पद का गलत इस्तेमाल करने की बात पहली नजर में पूरी तरह से गलत है, हाईकोर्ट कह रहा है। साथ ही हाईकोर्ट ने जांच में खामियों के लिए सीबीआई अधिकारी की जांच कराने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर भी रोक लगा दी। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक हाईकोर्ट इस मामले में फैसला नहीं सुनाता तब तक ट्रायल कोर्ट ईडी वाले केस में फैसला न सुनाए। यानी जब हमने उस दिन फैसला आया था तो आपसे कहा था कि अरविंद केजरीवाल को एक लाइफलाइन मिल गई है कि जब तक हाईकोर्ट से फैसला नहीं आएगा तब तक तो भाई वो यही कहेंगे कि मैं ईमानदार हूं, क्योंकि निचली अदालत ने कह दिया। लेकिन केजरीवाल को झटका तब लग गया जब फैसला तो बाद में आएगा, लेकिन हाईकोर्ट ने निचली अदालत की कई बातों को ही गलत बता दिया। यानी अरविंद केजरीवाल के लिए हाईकोर्ट की ये टिप्पणियां झटके की तरह हैं। एक तरफ हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की फाइंडिंग्स पर सवाल उठा दिए, दूसरी तरफ अब सीबीआई के बाद ईडी भी हाईकोर्ट पहुंच गई है। ईडी ने शराब घोटाले के आरोपियों को बरी करते समय ट्रायल कोर्ट की टिप्पणियों को हटाने की मांग की। ईडी ने कहा कि वो किसी भी तरह से सीबीआई की कार्रवाई में पार्टी नहीं थी। गलत टिप्पणियां रिकॉर्ड करने से पहले उसे अपनी बात रखने का कोई मौका तक नहीं दिया गया। ईडी के अनुसार यह स्थिति नेचुरल जस्टिस और जुडिशियल डेकोरम के बुनियादी सिद्धांतों का खुलेआम उल्लंघन कर रही है। लेकिन सवाल उठता है कि अगर हाईकोर्ट ये सुनता है और उसको लगता है निचली अदालत ने जो टिप्पणियां की वो गलत थी, जो वो अभी कह रहा है प्राइमा फेसी लग रहा है, तो भाई निचली अदालत तो कह देती है कि भाई आप सीबीआई के अधिकारी पर जो है एक्शन होना चाहिए। हाईकोर्ट कहेगा कि ऐसा फैसला देने वाले अदालत में जो जज बैठे थे उनके साथ क्या होना चाहिए। ये तो लोग पूछेंगे जिनका न्याय प्रक्रिया में विश्वास है। लेकिन अब यह लड़ाई लंबी है। फिलहाल यह शुरुआती झटका है केजरीवाल के लिए, लेकिन अभी हाईकोर्ट से क्या फैसला आएगा यह देखना होगा और उसमें कितना वक्त लगेगा यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। केजरीवाल के लिए हालांकि एक नई मुसीबत आकर खड़ी हो गई। उधर एक मुसीबत ममता बनर्जी के सामने भी है। बंगाल में गजब ही हो रहा है। एसआईआर लिस्ट से लोगों का नाम कटने के विरोध में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी धरने पर है। 5 दिन से धरना कर रही हैं। धरने पर बैठी ममता बनर्जी चुनाव आयोग की नीयत पर सवाल उठा रही है। ममता बनर्जी का आरोप है कि एसआईआर प्रक्रिया से वोट देने का अधिकार छीनने की साजिश हो रही है। पश्चिम बंगाल से लगभग 63 लाख वोटरों के नाम हटाए गए हैं, जो कुल वोटर्स के करीब 8% है। ममता का आरोप है कि जिनके नाम काटे गए उनमें तमाम लोग जीवित हैं और वो दलित, आदिवासी, मुस्लिम और बंगाली भाषी हैं। ममता बनर्जी की मांग है कि चुनाव आयोग तुरंत एक सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी करे जिससे उन सभी लोगों के नाम शामिल हो जो फाइनल लिस्ट से बाहर हो गए। ममता बनर्जी के विरोध के बीच ही मुख्य चुनाव आयुक्त भी बंगाल में मौजूद हैं। ज्ञानेश कुमार अपने पूरे पैनल के साथ 3 दिन के लिए बंगाल गए हैं। इस दौरान उन्हें कई बार विरोध प्रदर्शन का भी सामना करना पड़ रहा है। अब इस पूरे मामले में सूत्रों के मुताबिक टीएमसी सीएससी के खिलाफ महाभियोग के नोटिस का मसौदा इसी हफ्ते संसद में पेश कर सकती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट जज को हटाने की जैसे ही है। मुख्य चुनाव आयुक्त को सिर्फ 2 आधार पर हटाया जा सकता है, भ्रष्टाचार या पद का दुरुपयोग, और दूसरा शारीरिक या मानसिक रूप से काम करने में असमर्थ होना। तो अब यह महाभियोग का प्रस्ताव आएगा, वहां क्या होगा, बहुत सारे इसमें दांव पेच हैं। लेकिन ममता बनर्जी के लिए एक दिक्कत सुप्रीम कोर्ट से भी आई है, और वो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा भाई। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है वो ये कहा कि इस तरह की जो चीजें हो रही हैं उसमें एक तरीके से बंगाल सरकार को लताड़ लगाई, और वहां उसने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इसमें एसआईआर में उसको तो जो है कुछ गलत नहीं दिख रहा है। तो ये भी ममता सरकार के लिए एक बड़ा झटका है। तो अब हमारा स्पेशल सेगमेंट सोचा है कभी, वो सवाल जो दिमाग की बत्ती जला दे। युद्ध के हालात के बीच इस वक्त हर कोई एलपीजी सिलेंडर की बात कर रहा है, लेकिन क्या आपने सोचा है कभी कि जिस रसोई गैस यानी एलपीजी से आप खाना बनाते हैं, वो रसोई गैस खुद कैसे बनती है और कहां-कहां बनती है? आज इसके बारे में आपको बताता हूं। दरअसल एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का इस्तेमाल खाना पकाने में होता है, और भारत में कुल एलपीजी की मांग का केवल 40% के करीब ही घरेलू उत्पादन से पूरा होता है। भारत मध्य पूर्व के देशों और अमेरिका से ज्यादा एलपीजी खरीदता है। असल में एलपीजी तो पेट्रोलियम उत्पादों को साफ करने यानी रिफाइनिंग के दौरान निकलने वाला एक सह उत्पाद है, को प्रोडक्ट। जब कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल जमीन या समुद्र के नीचे से निकाला जाता है तो वो बहुत गाढ़ा होता है। इसे रिफाइनरी में बड़े बड़े टावर्स में बहुत उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है। गर्म होने पर तेल से अलग अलग चीजें निकलती हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और एलपीजी। एलपीजी इसमें सबसे हल्की होती है, इसलिए वह प्रक्रिया के दौरान सबसे ऊपर गैस के रूप में निकलती है। यानी एलपीजी खुद जमीन से नहीं निकलता है। आप जो क्रूड ऑयल निकालते हैं उसको जब आप रिफाइन करते हैं तब उसमें से गैस के तौर पर एलपीजी निकलती है। इसके बाद गैस को बहुत ज्यादा दबाव बनाकर, प्रेशर उसका बनाकर उसे ठंडा करके तरल में बदल दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कम जगह में
ज्यादा गैस भरी जा सके। जब हम अपने चूल्हे का बटन ऑन करते हैं तो सिलेंडर के अंदर का दबाव कम होता है और वो तरल फिर से गैस बनकर बाहर निकलता है, जिससे आप खाना बनाते हैं। भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिनके पास कच्चे तेल को साफ करने का बहुत बड़ा नेटवर्क है। भारत में बहुत सी सरकारी और प्राइवेट रिफाइनरीज हैं जहां एलपीजी का उत्पादन होता है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज की गुजरात के जामनगर में स्थित रिफाइनरी भारत की बड़ी एलपीजी उत्पादक रिफाइनरी है। इसी तरह के बहुत सारे अलग अलग केंद्र हैं। गुजरात में ही कोयाली में इंडियन ऑयल और वडिनार में नायरा एनर्जी की रिफाइनरी में एलपीजी बनती है। केरल के कोच्चि में भारत पेट्रोलियम, कर्नाटक के मंगलौर में मंगलौर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स, हरियाणा के पानीपत में इंडियन ऑयल और पंजाब के बठिंडा में एचपीसीएल मित्तल रिफाइनरी एलपीजी का उत्पादन करती है और फिर ये एलपीजी आप तक पहुंच पाती है। आज के लिए पाठशाला में इतना ही।